माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं 12th इकोनॉमिक्स में। चैप्टर लिया है हमने आज के लिए फीचर, प्रॉब्लम्स एंड द पॉलिसीज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जी हाँ, चैप्टर नंबर 3 है ये हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स बुक का। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास एग्रेरियन रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए। मेरे बच्चे, अगर इंडियन एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स के बारे में स्टडी करना है तो 3 प्रकार के रिफॉर्म्स को स्टडी करना बहुत जरूरी है। पहली प्रकार के रिफॉर्म्स है टेक्निकल रिफॉर्म्स, दूसरे प्रकार के रिफॉर्म्स है लैंड रिफॉर्म्स जिन्हें हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, और तीसरे प्रकार के रिफॉर्म्स है जनरल रिफॉर्म्स, जो सामान्य रिफॉर्म्स किसी भी देश में एग्रीकल्चर के लिए किए जाते हैं इंडियन जरूरतों को देखते हुए, उन्हें कहा गया है जनरल रिफॉर्म्स। पहले है टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या है, आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ कन्वेंशनल तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता था। पुराने पुराने बीजों के साथ, कन्वेंशनल बीजों के साथ, कन्वेंशनल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ जो है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की जाती थी। परंतु जो टेक्निकल रिफॉर्म्स हमारे इंडिया में 1965 में हुआ पहला, वो ये था कि यूज ऑफ HYV सीड्स का हमने यूज करना शुरू किया। 1965 में हमने हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स को रिप्लेस कर दिया, इन्हीं को रिप्लेस करा कन्वेंशनल सीड्स के साथ। कन्वेंशनल सीड्स वो थे जिनका हम सदियों से उपयोग करते आ रहे थे, उनका पौधा बड़ा होता था, ज्यादा टाइम कंज्यूम करता था हाँ फसल देने में, और फसल बहुत थोड़ी होती थी। तो उसके स्थान पर हमने हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स का उपयोग 1965 में शुरू किया, और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी राइस, व्हीट, क्रॉप्स, मेज, बाजरा सब में प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई, जिससे जो है वो भारत के अंदर प्रोडक्शन जो है पहले से काफी गुना बढ़ गया। मेरे बच्चों, दूसरा हमारा टेक्निकल रिफॉर्म था यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जी हाँ, देश की जरूरतों को देखते हुए हमने क्योंकि कृषि सुधार की बहुत आवश्यकता थी, और इसी जरूरतों को देखते हुए हमने कंपोस्ट मैन्योर के साथ साथ जहां जरूरत पड़ी वहां पर हमने केमिकल फर्टिलाइजर को भी बहुत ज्यादा खेतों में यूज किया। और केमिकल जो है फर्टिलाइजर को हमने इस हद तक यूज किया कि इससे प्रोडक्शन जो है हमारा काफी ज्यादा बढ़ गया। आप जानते हैं कि 2014-15 के अंदर हमने 256 लाख टन जो है केमिकल फर्टिलाइजर अपने खेतों में, अपनी जमीन में यूज किया था। और इसका ये था कि जमीन की जरूरत पूरी हुई, और उस जो खास पोषक पदार्थ जमीन के अंदर कम थे उन्हीं फर्टिलाइजर्स को हमने जमीन में यूज किया, और उसके बाद हमारी प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होकर आई। नंबर 3, तीसरा टेक्निकल सुधार हमारे में हुआ था यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड द पेस्टिसाइड फॉर द क्रॉप्स प्रोटेक्शन। आप जानते हैं कि आए साल जब फसलें खेत में होती हैं तो उन्हें कीड़ा लगने की संभावना होती है। उन्हें कोई भी इंसेक्टिसाइड जो है, कोई भी छोटा जीव जो है उनको लग सकता है, या किसी भी प्रकार का उन्हें कोई भी कीड़ा लग सकता है। उससे बचाने के लिए हमने इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का उतना यूज किया जितनी हमारी जमीन को जरूरत थी, ताकि हमारी फसलें सुरक्षित रह सके और इन्हें कीड़ों से बचाया जा सके। इनका हमने यूज किया, इससे फसलों की काफी रक्षा हो पाई, इनको प्रोटेक्शन हो पाया और उत्पादकता बनी रही। चौथा जो हमें टेक्निकल रिफॉर्म्स किया वो था साइंटिफिक फॉर्म्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जी हाँ, हमने पहले कन्वेंशनल तरीके से खेती की थी। कन्वेंशनल तरीके से खेती करने के साथ साथ हमने, क्योंकि हमें भूमि में और भी बहुत ज्यादा सुधारों की जरूरत थी, कुछ टेक्निकल रिफॉर्म्स की जरूरत थी। उन टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर हमने कौन कौन से सुधार किए। हमने भूमि को सुधारने के लिए सबसे पहले क्रॉप्स का जो है भूमि की प्रिपरेशन के बारे में सोचा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमने सॉइल की प्रिपरेशन की, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स, किन क्रॉप्स को उगाया जाना है इसके बारे में हमने जो है विस्तार से डिटेल बनाई, और फिर हमने भूमि का सुधार किया, फिर हमने क्रॉप की रोटेशन की, और साथ में सिलेक्शन ऑफ सीड्स भी किया, साथ में जुडिशियल यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स भी किया, हमने जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी किया, साथ में हमने जो है वो ड्राई फार्मिंग प्रैक्टिसेस भी की, ताकि फसलों को ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक तरीके से उगाया जा सके। इसके लिए हमने कई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की स्थापना भी की, ताकि हम बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पर रिसर्च कर सके और साइंटिफिक तौर तरीकों को अपनाते हुए देश के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। आज बहुत सारी यूनिवर्सिटी, लगभग मोर देन 20 यूनिवर्सिटी केवल एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए बेस्ड की गई है इंडिया में, जिनका मकसद है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए नए साइंटिफिक तरीकों को तैयार करना, जिससे उपज को ज्यादा मात्रा में बढ़ाया जा सके। आगे है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। आप तो जानते हैं खेती के लिए मैकेनाइज्ड मीन्स का होना कितना जरूरी है। इन सभी
चीजों की जरूरतों को देखते हुए देश में इन सब संसाधनों को विकसित किया ताकि कल्टीवेशन के थ्रू हमारा प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगले सुधार हमारे पास आते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि लैंड रिफॉर्म्स। भारत की भूमि को भी बहुत ज्यादा रिफॉर्म्स की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसा सिस्टम बना हुआ था जिसको ठीक से सुधारना बहुत जरूरी था, जिसके बाद उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता था, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता था। पहला हमने क्या काम किया लैंड रिफॉर्म्स के अंदर? आप तो जानते हैं कि भारत के अंदर जो कल्टीवेशन की लैंड है वो ब्रिटिश शासन के अंदर जमींदारों को एज ए ऑनर, एज ए लैंडलॉर्ड बना दिया गया। जमींदार लैंडलॉर्ड थे भूमि के, और वो जो है मालिक हुआ करते थे, और टीलर जो है वो वहां काम करता था, जो कृषि मतलब मजदूर के रूप में काम करता था, लेकिन उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। तो हमने क्या किया, आफ्टर गोट इंडिपेंडेंस, आफ्टर द ब्रिटिश रूल, हम जब अपने देश को संभालने लगे तो कृषि सुधारों के अंदर, भूमि सुधारों के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले जो बीच के बिचौलिए थे, इंटरमीडिएटरीज थे, अर्थात स्टेट और टीलर के बीच में जो जमींदार इंटरमीडिएटरीज का काम करता था, उन्हें हटा दिया गया। अब टीलर ही उत्पादन करेगा, टीलर ही ऑनर होगा, और टीलर ही उत्पादकता को जी जान लगाकर बढ़ाएगा खेत के अंदर, और इनके बीच में कोई इंटरमीडिएटरी रह नहीं जाएगा, जिससे जो है वो उसका एक्सप्लोटेशन हो टीलर का। दूसरा, रेगुलेशन ऑफ रेंट। आप तो जानते हैं ब्रिटिश समय के तक रेंट बहुत ज्यादा जो है वसूला जाता था, जिसका ज्यादा प्रभाव टीलर पर पड़ता था। टीलर भूखा मर जाता था, लेकिन जमींदार और ब्रिटिश शासन की जरूरतों के लिए रेंट देते देते वो भूखा मर जाता था। लेकिन यहाँ पर रेंट की एक रकम फिक्स कर दी गई, टोटल प्रोडक्शन का, टोटल जितनी भी क्रॉस प्रोडक्शन होंगी उनका 1/3 से ज्यादा रेंट फिक्स कर दिया गया, उनसे 1/3 से ज्यादा रेंट नहीं लिया जा सकता था। आगे है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। आप जानते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब है खेत छोटे छोटे थे, लोगों के खेत बिखरे हुए पड़े थे। तो हमारे देश में क्या किया गया कि जो होल्डिंग्स लोगों की अलग अलग बिखरी पड़ी है, स्कैटर्ड वे में है, उन होल्डिंग को कंसोलिडेटेड करके इकट्ठा करने की कोशिश की गई। इस तरह से 2014-15 के अंदर जो है हमारे देश में लगभग 1633 लाख हेक्टेयर लैंड जो है वो कंसोलिडेटेड करके इकट्ठी कर दी गई, जिसका फायदा किसानों को हुआ और देश के प्रोडक्शन को, देश के अंदर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर पाए। यहाँ कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स का मतलब है होल्डिंग्स जिनके बिखरे हुए खेत हैं, जिनके दूर दूर खेत हैं, उन सभी को सरकार की कोशिशों के बावजूद इकट्ठा करके एक जगह पर जमीन दी जाने की कोशिश की जाने लगी। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, ठीक है। सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब है एक आदमी के पास एक लिमिटेड, एक हद तक ही जमीन हो सकती है, एक उससे ज्यादा जमीन है तो उसकी जमीन उससे कुछ मुआवजा देकर ले ली जाएगी, जो उन लोगों को दे दी जाएगी जो गरीब हैं या जिनके पास जमीन ही नहीं, किसान हैं, उन्हें ये चीज दे दी जाएगी। लैंडलेस फार्मर को एक जमीन बांट दी जाएगी। इस तरह एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही कोई व्यक्ति जो है, कोई इंडिविजुअल परिवार जो है वो जमीन को रख सकता है, उसकी एक सीमा तय कर दी गई। और उसके बाद जो होल्डिंग्स हैं वो इसी को कहते हैं सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग, ताकि जिनके पास जमीन अत्यधिक है उनसे अत्यधिक जमीन को मुआवजा देकर ले लिया गया और आगे बाकी उन लोगों को बांट दी गई जिनको इसकी जरूरत महसूस हुई। और कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब था मिलजुल कर कोऑपरेशन के साथ फार्मिंग करना, ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, इससे कॉस्ट कम आती है और प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अगले रिफॉर्म्स थे जनरल रिफॉर्म्स। मेरे बच्चों, आप जानते हैं कि हमारे देश में रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि अंडर ब्रिटिश रूल रहते रहते हम लोग इतने स्लैब बन गए थे कि रिफॉर्म्स के बारे में भूल ही गए थे। इसीलिए हमारी प्रोडक्टिविटी अन्य देशों की तुलना में इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो बहुत ज्यादा कम थी। अब जनरल रिफॉर्म्स कौन से किए गए? वो कॉमन रिफॉर्म्स, जिसे देश के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत थी, हमारे इंडियन जरूरतों को देखते हुए हमने ये सुधार किए थे। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। आप जानते हैं भारत की जो फसलें हैं वो मॉनसून पे डिपेंड करती थी, रेनफॉल पे डिपेंड करती थी। जितना अच्छा रेनफॉल होगा उतनी अच्छी फसल होगी। अगर किसी साल रेनफॉल अच्छा ना हुआ, सूखा पड़ गया, अगर अच्छा ना हुआ तो फसल कम होगी, और सूखा पड़ गया तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। इसके लिए हमने किसानों को फैसिलिटी प्रदान की कि हम इरिगेशन वो एटलीस्ट अपने खेतों में कर सकें और अपने देश की, अपने खेतों की जो है उपज को बनाए रख सकें। अगला है प्रोविजन फॉर क्रेडिट। आपको पता है भारत का किसान बहुत पुअर था, क्रेडिट की उसे जरूरत पड़ती थी। इस क्रेडिट के लिए वो इंस्टीट्यूशनल सोर्स के पास जा सकता था या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के पास जा सकता था। जब तक हमने कृषि के प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स सोर्स पैदा नहीं कर लिए, तब तक वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स यानी कि मनी लेंडर या मनी लेंडर्स होकर मनी लेंडर लैंडलॉर्ड के पास जाता था गांव के, और वहां पर बहुत ज्यादा ऊंची ब्याज पर वो जो है ले लेता था, क्योंकि उसे बीज खरीदने होते थे, उसे छोटा मोटा अपने खेत के लिए काम करवाना होता था, भूमि सुधार करना होता था, या फिर उसे हल खरीदना होता था। इस तरह की छोटी मोटी जरूरतों के लिए महाजन के पास जाके महंगा लोन लेता था। हमारे देश की सरकार ने कोशिश करी कि इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स बढ़ाया जाए, कोऑपरेटिव रिसोर्स बढ़ाया जाए, जिससे किसान को सस्ता ब्याज मिले और उसकी जमीन ना हड़पी जाए, बल्कि उसको बहुत ज्यादा फायदा हो, जिससे वो अपना जरूरत का बीज भी खरीद सके और जरूरत की
सारी सामान एग्रीकल्चर से संबंधित वो खरीद सके, फर्टिलाइजर खरीद सके और अपने खेत की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। तो सरकारों ने बहुत सारे प्रोविजन बनाए, बहुत से एग्रीकल्चर सपोर्टिव बैंक भी बनाए, बहुत से जो है इंस्टीट्यूशनल साड़े किए, जिससे किसानों को एग्रीकल्चर लोन जो है वो सस्ते रेट पर मिलने लगा और जिससे किसान अपने जो खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता था और अपनी जरूरतें पूरी कर सकता था। नंबर 3 है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। सरकार ने किसानों को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि जिस देश का किसान भूखा रह जाता है, जिस देश का किसान गरीब होता है, उस देश के अगले सेक्टर भी, प्राइमरी सेक्टर किसी का कमजोर रह गया तो अगले सेक्टर सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग या फिर टर्शरी सेक्टर वो भी विकसित नहीं हो पाते हैं। किसानों को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी था। उसके लिए सरकार ने क्या करा, जितना प्रोडक्शन हमारे देश के किसान करेंगे, वीट का करेंगे, क्रियल्स का करेंगे या फिर बाजरे का करेंगे, किसी भी अनाज का उत्पादन करेंगे तो मैक्सिमम अनाज पर सरकार ने जो है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दिया गवर्नमेंट ने कि इससे कम पर आप मत बेचना। उस प्राइस को इतना तय किया गया कि किसान को खुशहाली से अपना किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो अच्छा दाम प्राप्त हो सकता था। उसे इससे कम दाम पर बेचना तो वो सरकार को ही बेच दे। सरकार ने ऐसे बफर स्टॉक तैयार कर लिए जिससे वो अनाज को खरीद लेती थी, स्टोर कर लेती है और ऐसे में किसान को अपनी फसल का अच्छा दाम प्राप्त हो जाता है। तो सरकार ने किसानों के फेवर के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसीज भी तय कर दी कि न्यूनतम इतना मूल्य तो हम आपको दिलवा ही देंगे, जिससे आपकी लगी हुई कॉस्ट भी पूरी हो जाएगी और आपकी मेहनताना भी आपको मिल जाएगा। अगला है रेगुलेटेड मार्केट। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब किसान का प्रोडक्ट उतरता है, जब फसल काटने का टाइम आता है तो उस समय सप्लाई जो है फसल की बहुत ज़्यादा होती है। इस समय फसल की सप्लाई इतनी होती है कि उतनी डिमांड नहीं होती, क्योंकि डिमांड साल भर गेहूं की करनी होती है और सप्लाई उस समय बहुत ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से दाम गिर जाते हैं। लेकिन सरकार ने अच्छे दामों पर फसलों को बेचने के लिए मार्केटिंग को रेगुलेट करने की कोशिश करी। भाई आप बाजार में लाइए सामान और बाजार में इस न्यूनतम जो रेट आपको दिया गया, प्राइस स्पॉट प्राइस आपको दिया गया, उस पर सामान को बेचिए। नियमित रूप से मंडियों की ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि किसान आसानी से मंडी में अपना सामान लाकर बेच सकता था। इससे उसको जमींदारों को सामान देने की जरूरत नहीं, लैंडलॉर्ड को सामान देने की जरूरत नहीं, मनी लैंडर को सामान देने की जरूरत नहीं। उसको देने के बाद उसका शोषण होता था। लेकिन यहाँ पर रेगुलेट किया गया कि मार्केटिंग का सिस्टम, चाहे उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लगाया गया, चाहे उसमें गवर्नमेंट ने खुद मंडियों की स्थापना करी, ठीक है, गाँव को मिलाकर, कुछ गाँव को मिलाकर, ताकि वहां पर नियमित रूप से किसान आए और अपनी इस मंडी में इस माल को अच्छे दाम पर बेच सके और खुशहाल हो सके। तो मेरे बच्चों, ये थे सारे रिफॉर्म्स जो एग्रीकल्चर की फील्ड में किए गए। पहले थे टेक्निकल रिफॉर्म्स, दूसरा था लैंड रिफॉर्म्स और तीसरा था जनरल रिफॉर्म्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप वाया फोन मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।